नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सूचना तकनीक उद्योग की सफलता को दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्र ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं और रेलवे ने 1,40,000 खाली पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव की 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलने के निर्णय से सार्वजनिक निजी साझेदारी का नया युग शुरू होगा। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय प्रतिभाओं ने दुनिया भर में प्रसिद्धि प्राप्त की, उसी तरह अंतरिक्ष क्षेत्र में भी करेगी। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष गतिविधियों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रमुख उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों के साथ कल वर्चुअल बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पेशेवर दृष्टिकोण और पारदर्शिता से अंतरिक्ष क्षेत्र में शामिल होने वाली कंपनियों को लाभ होगा। उन्होंने प्रतिभागियों को आश्वासन दिया कि इस पहल में सरकार का पूरा और खुले दिल से समर्थन मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है, जो इस वर्ष क्रांतिकारी सुधार साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने संचार और नेविगेशन में अंतरिक्ष क्षेत्र के महत्व पर भी बल दिया। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि देश शीघ्र ही अंतरिक्ष परिसंपत्तियों के विनिर्माण का केंद्र बनेगा। रॉकेट और उपग्रह बनाने के लिए कंपनियों की योजनाओं पर ध्यान देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये बड़ा बदलाव होगा, जिससे देश का अंतरिक्ष क्षेत्र और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी निवेश से हाईटेक रोजगार सृजित होंगे, जो आईआईटी और एनआईटी तथा अन्य तकनीकी संस्थाओं की प्रतिभाओं को अनेक अवसर उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात का दौरा करेंगे और वहां कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इनमें दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क भी शामिल है, जिसकी स्थापना कच्छ जिले में भारत पाकिस्तान सीमा के पास खावड़ा गांव में की जा रही है। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री खारे पानी को पीने योग्य बनाने के संयंत्र, सरहद डेयरी के पूरी तरह से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और पैकिंग संयंत्र का भी शुभारंभ करेंगे। गुजरात के पर्यटन मंत्री वासन भाई अहीर ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित ऊर्जा पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से 30 गीगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यह पार्क सीमावर्ती इलाके में स्थित है, जो सीमा सुरक्षा बल तथा भारतीय सेना के नियंत्रण में है। यहाँ नागरिकों का जाना वर्जित है। गुजरात सरकार ने इस विश्व स्तरीय परियोजना के लिए विशाल भू क्षेत्र आवंटित किया है। प्रधानमंत्री कच्छ जिले के मांडवी में खारे पानी को स्वच्छ बनाने के संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। इससे 300 गांवों के करीब 8 लाख लोगों के लिए पीने के साफ पानी की व्यवस्था की जा सकेगी। श्री मोदी सरहद डेयरी के 130 करोड़ रुपए लागत के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की आधारशिला भी रखेंगे। यह संयंत्र सहकारी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है। इससे प्रतिदिन 2 लाख लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकेगा। समाचार कक्ष से विजयलक्ष्मी कासोटिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दोहराया है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। नई दिल्ली में कल तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार के अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक के बाद श्री तोमर ने कहा कि यदि किसान प्रस्ताव लेकर आएंगे तो सरकार निश्चित रूप से उनसे बातचीत करेगी। ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नीयत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है
और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें और हम लोगों ने जो अपनी तरफ से प्रस्ताव दिए हैं उन पर उनका क्या मत है वो व्यक्त करेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा और नीतियां किसानों के कल्याण की हैं। उन्होंने कहा कि कृषि सुधारों से किसान पहले से ही लाभान्वित हो रहे हैं और इससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल रही है। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्यों ने बैठक में कृषि सुधार कानूनों का समर्थन किया और उसके लिए पत्र सौंपा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विपक्षी दलों से किसानों के मुद्दे पर राजनीति नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में श्री गडकरी ने कहा कि सरकार गांव, समाज के कमजोर वर्ग, श्रमिकों और किसानों के विकास तथा प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उठाए गए कल्याणकारी कदमों का विरोध किया जाना उचित नहीं है। In the national interest, it is not good to politicalize this issue. Only I request all the opposition parties to don't politicalize this issue. Don't misguide the farmer. It is the time for the country that we should give them sustainable development, creating employment potential, and also their right for survival is very important. We should support them. केंद्र ने देश में व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय पहले चरण में लगभग 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने की योजना बना रहा है। फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के उपयोग की अनुमति के लिए आवेदन किया है। कोविड-19 वैक्सीन के आपात उपयोग की सरकार से अनुमति मिलते ही टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। इसके बाद अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र के वरीयता समूह को भी विभिन्न समूहों में बांटा जा सकता है। इनमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के और 50 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों के समूह बनाए जा सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कुल मिलाकर 20 मंत्रालय हिस्सा लेंगे। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कोविन का उपयोग टीकाकरण के लिए सूचीबद्ध लाभार्थियों का पता लगाने के लिए किया जाएगा। टीकाकरण केंद्र पर प्राथमिकता के अनुसार केवल पहले से ही पंजीकृत लाभार्थियों को टीका दिया जाएगा। टीका स्थल पर पंजीकरण कराने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। 50 वर्ष या अधिक उम्र की जनसंख्या की पहचान के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए नवीनतम मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। कोविन वेबसाइट पर पंजीकरण कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन के दस्तावेज सहित 12 फोटो पहचान पत्रों में से किसी एक की जरूरत होगी। क्षेत्र में विभिन्न कोविड वैक्सीन को आपस में मिलने से बचाने के लिए राज्यों से कहा गया है कि एक जिले में केवल एक विनिर्माता की वैक्सीन को आवंटित किया जाए। दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य को वैक्सीन कैरियर, वैक्सीन वॉयल्स और आइस पैक को सीधे धूप के संपर्क में आने से बचाने के लिए सभी उपाय करने को कहा गया है। टीका लगाते समय ही वैक्सीन के डिब्बे का ढक्कन खोला जाना चाहिए। टीका लगाने के 30 मिनट तक लाभार्थी की निगरानी की जाएगी ताकि किसी दुष्प्रभाव का पता लगाया जा सके। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। मध्य प्रदेश में कोविड के बढ़ते मरीजों के बीच भोपाल में भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। खास बात यह है कि यहां युवाओं से ज्यादा महिलाओं में इस परीक्षण में शामिल होने का उत्साह दिख रहा है। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के खिलाफ स्वदेश में निर्मित कोवैक्सीन का ट्रायल राजधानी भोपाल में जारी है। एक निजी मेडिकल कॉलेज में चल रहे इस ट्रायल में शहर के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं। ट्रायल में शामिल होने वालों में महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 24% युवा ट्रायल का हिस्सा बने हैं, जबकि 31% महिलाओं ने वैक्सीनेशन कराया। पिछले हफ्ते 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति भी कोवैक्सीनेशन ट्रायल में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस बीच राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,25,000 के करीब पहुंच गई है। हालांकि इनमें से लगभग 2,09,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राहत की खबर यह है कि राज्य में रोजाना नए प्रकरणों से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। राशिद अहमद, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.98% हो गई है। अब तक 93,88,159 रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में इस समय संक्रमित लोगों की संख्या 98,84,100 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों की कुल संख्या 1,43,355 हो गई है। वर्तमान में कुल 3,52,586 मरीजों का उपचार चल रहा है।
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक कुल 15,45,66,990 जांच की गई हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए शिमला, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में रात्रि कर्फ्यू 5 जनवरी तक बढ़ा दिया है। शिमला में कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला किया गया। इन जिलों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 23 नवंबर से लागू रात्रि कर्फ्यू की अवधि आज समाप्त हो रही थी। इस बीच राज्य में कोविड से कल 12 लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 813 हो गई है। यहां संक्रमित लोगों की संख्या 49,761 है। कल 676 मरीजों के ठीक होने के बाद कोरोना से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 41,954 हो गई है। बिहार में कोविड रोगियों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है। इस समय विभिन्न अस्पतालों में 4,975 मरीजों का उपचार चल रहा है। अब तक 2,37,372 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.41% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.43% अधिक है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कल 1 लाख से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। अब तक 1,68,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में अब तक 1,08,75,925 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,935 नमूनों की जांच में से 305 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में 8,75,836 लोग संक्रमित हैं। इनमें से 8,64,049 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और 4,728 रोगियों का उपचार चल रहा है। अब तक 7,059 रोगियों की मौत की पुष्टि हुई है। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मधुर यादव ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती उपायों का पालन करें। हमारी गवर्नमेंट, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारा सिस्टम बहुत कोशिश में है कि इस पैंडेमिक को हम लोग कंट्रोल कर सकें। मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन के बारे में पढ़िए, लोगों से बात कीजिए, मालूम कीजिए, और जब भी आपके पास ये फैसिलिटी आती है प्लीज वैक्सीन जरूर लगाएं। और तब तक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसका जरूर ख्याल करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अपने हाथ वगैरह लगातार धोते रहें। अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर कोविड महामारी का पहला टीका दिए जाने की घोषणा की। खाद्य और औषधि प्रशासन एफडीए की अनुमति के बाद न्यूयॉर्क में आईसीयू की नर्स सैंड्रा लिंडसे को देश का पहला टीका लगाया गया। अमेरिका में एफडीए ने शुक्रवार को फाइजर की कोविड वैक्सीन बायोएनटेक को आपात उपयोग की अनुमति दी थी। फाइजर इंक और उसके जर्मन सहयोगी बायोएनटेक की वैक्सीन की शिपमेंट अमेरिका के सभी अस्पतालों में पहुंचनी शुरू हो गई है। ब्रिटेन सहित कई अन्य देशों में भी वैक्सीन के आपात उपयोग की स्वीकृति दी गई है, जहां पिछले सप्ताह टीकाकरण शुरू हुआ। अमेरिकी टीकाकरण कार्यक्रम का उद्देश्य अगले वर्ष अप्रैल तक लगभग 10 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाना है। देश में कोविड-19 महामारी से लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई है, जो विश्व में अब तक सबसे अधिक है। सिंगापुर ने फाइजर बायोएनटेक की नोवेल कोरोना वायरस वैक्सीन के उपयोग की स्वीकृति दे दी है। दिसंबर के आखिर तक टीकों की आपूर्ति शुरू होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ली सेन लुंग ने कहा है कि अगले वर्ष की तीसरी तिमाही तक देश में प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों और देश में लंबे समय से रह रहे लोगों को निःशुल्क वैक्सीन दी जाएगी। टीका लगवाना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि शुरू में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, अग्रिम पंक्तियों के कर्मियों, बुजुर्गों और संवेदनशील लोगों के साथ वे स्वयं और अन्य सरकारी अधिकारी टीका लगवाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सूचना तकनीकी उद्योग की सफलता दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्र ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं और रेलवे ने 1,40,000 खाली पदों को भरने के लिए बड़ा भर्ती अभियान शुरू किया। उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश के अनुसार राज्य के बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को
आरटी-पीसीआर कोविड जांच करानी होगी। जांच नेगेटिव आने पर ही विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश की अनुमति होगी। छात्रों को अपने माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि संबंधित संस्थान द्वारा अधिकृत नोडल अधिकारी और जिला प्रशासन इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा कक्षा में 6 गज की दूरी का पालन करना होगा। संबंधित संस्थानों को ये देखना होगा कि आवश्यकता होने पर विद्यार्थियों को अतिरिक्त शिफ्टों में बुलाया जाए ताकि दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा सके। सरकार ने शिक्षा की ऑनलाइन व्यवस्था पर बल दिया है। संस्थानों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों को शिक्षा के ई संसाधन उपलब्ध कराएं। महाविद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखेंगे। भारतीय रेलवे आज से 21 रेलवे भर्ती बोर्डों के माध्यम से लगभग 1,40,000 रिक्त पदों को भरने का बड़ा भर्ती अभियान शुरू कर रही है। रेल मंत्रालय के अनुसार देश भर के 2,44,00,000 से अधिक उम्मीदवार इसमें भाग लेंगे। परीक्षा का पहला चरण आज से 18 दिसंबर के बीच होगा। इसके बाद दूसरे चरण में एनटीपीसी श्रेणियों के लिए 28 दिसंबर से मार्च 2021 तक और तीसरे चरण में अप्रैल से जून तक भर्ती की जाएंगी। रेलवे भर्ती बोर्ड ने कोविड महामारी के समय में बड़े पैमाने पर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। प्रतिदिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित करने के लिए सुरक्षित दूरी बनाना, मास्क पहनना और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। अगली पारी शुरू करने से पहले परीक्षा केंद्र को फिर से सैनिटाइज किया जाएगा। उम्मीदवारों के परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने पर तापमान की जांच होगी और निर्धारित सीमा से अधिक तापमान वाले उम्मीदवारों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में सूचना पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर पर भेजी जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। कोविड-19 महामारी इस वर्ष की बड़ी खबर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश महामारी से लड़ रहा है। इस महामारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई चुनौतियों और डाटा प्रबंधन के क्षेत्र में सीखने के नए अवसर खोले हैं। इस वर्ष स्वाधीनता की 74वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा की। इस मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को विशेष स्वास्थ्य पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसकी बीमारी, उपचार, रिपोर्ट और दवाइयों का ब्यौरा होगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। इलाज में आने वाली परेशानियां कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत सुविचारित रूप से उपयोग होगा। प्रत्येक भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। ये हेल्थ आईडी प्रत्येक भारतीय के स्वास्थ्य खाते की तरह काम करेगी। आपके हर टेस्ट, हर बीमारी, आपको किस डॉक्टर के पास कौन सी दवा ली थी, उनका क्या डायग्नोसिस था, कब दी थी, आपकी रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारी इस एक हेल्थ आईडी में आपको समाहित की जाएगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर इंदु भूषण ने बताया कि ये योजना 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पायलट आधार पर चलाई जा रही है। अब तक 3 लाख से अधिक स्वास्थ्य पहचान पत्र जारी किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी भी अप्रूव की है, जिसके माध्यम से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको किस तरह से शेयर किया जाए, उसके बारे में सिद्धांत हैं वो स्थापित किए गए हैं। और उसके बेसिस पे हम जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं अस्पताल के लेवल पर, उनको व्यक्ति के कंसेंट के आधार पे शेयर करने के लिए कार्य जारी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति के रूप में उभरा है। इस राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देश के निवासियों को एक हेल्थ आईडी कार्ड दिया जाएगा, जो एक हेल्थ अकाउंट की तरह काम करेगा। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध रहेगी। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र में लोगों के द्वारा कराई गई प्रत्येक जांच, बीमारी, डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाइयां, रिपोर्ट और इससे संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं रहेंगी। इस योजना के 6 प्रमुख घटक हैं: स्वास्थ्य पहचान पत्र, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन। हेल्थ आईडी कार्ड को आधार और मोबाइल नंबर की मदद से बनाया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। यह हेल्थ आईडी कार्ड स्वैच्छिक होगा और अगर किसी व्यक्ति को हेल्थ आईडी कार्ड नहीं चाहिए, फिर भी उसका उपचार किया जाएगा। इससे रोगियों को
अपने स्वास्थ्य संबंधित रिकॉर्ड को अपनी मर्जी से किसी भी अस्पताल में आसानी से दिखाने में मदद मिलेगी। इस स्वास्थ्य पहचान पत्र के माध्यम से व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधित सारी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी, जिससे चिकित्सकों को इलाज करने में आसानी होगी। वहीं बिना स्मार्टफोन वाले नागरिकों या दूर दराज के जनजातीय इलाकों में रहने वाले लोगों को यह मिशन सशक्त बनाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र में आतंक निरोधी दस्ते एटीएस ने बांग्लादेशी प्रवासियों को फर्जी पहचान पत्र मुहैया कराने वाले 8 लोगों के एक गिरोह को मुंबई में गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार एटीएस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुंबई में एक बांग्लादेशी प्रवासी के ठिकाने पर छापा मारा और आपत्तिजनक दस्तावेज तथा फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले उपकरण जब्त किए। एटीएस ने वहां भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, नकली रबर स्टैंप और चेकबुक जैसे फर्जी दस्तावेजों के अलावा भारी मात्रा में बांग्लादेशी नकदी, मोबाइल फोन, बांग्लादेशी सिम कार्ड, भारतीय सिम कार्ड और एटीएम कार्ड जब्त किए। गोवा जिला पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। मतदान शनिवार को हुआ था, मतगणना कल की गई। उत्तरी गोवा जिला पंचायत चुनाव में भाजपा ने 25 में से 19 सीटें जीती हैं। दक्षिण गोवा में भाजपा को 25 में से 14 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने उत्तरी गोवा में केवल 1 सीट और दक्षिण गोवा में 3 सीटें जीती हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की 70वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। गुजरात के नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 में जन्मे सरदार पटेल भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत के साथ 500 से अधिक रजवाड़ों का विलय कराया था। सरदार पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की और वे गृह मंत्री भी रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनके दिखाए मार्ग हमें देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। जी लवलीन, किसान आंदोलन के बीच सरकार फिर वार्ता को तैयार, अमर उजाला सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को दिया है, कृषि क्षेत्र के खिलाफ प्रतिगामी कदम का सवाल ही नहीं। कृषि कानूनों का 10 संगठनों ने किया समर्थन। इस खबर को भी पत्र ने साथ ही दिया है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केंद्र के नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, हर सत्र में अधिकतम 200 लोगों को लगेंगे टीके। टीका लगने के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाएगा। जनसत्ता लिखता है, मतदाता सूची के आधार पर लगेगा टीका। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि केंद्र सरकार बताए कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने क्या कदम उठाए। इस खबर को अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने दिया है। जीमेल, यूट्यूब की सेवाएं 45 मिनट तक रही बाधित, लिखता है दैनिक जागरण। पत्र के अनुसार इंटरनल स्टोरेज कोटा की समस्या के कारण आई परेशानी। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रमुखता से दिया है, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में और मजबूत होगा। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, देश के सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी स्पेस एक्स के साथ, कई खिलाड़ी मैदान में। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, केबल टावर छोड़ो, अब हर जगह सैटेलाइट से सीधा मिलेगा इंटरनेट। हिंदुस्तान ने ठिठुरन शीर्षक से लिखा है, सोमवार मौसम का सबसे ठंडा दिन था। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही हवाओं से तापमान में आई बड़ी गिरावट। पत्र ने इसके साथ ही लिखा है, दिल्ली के लोगों ने 16 दिन बाद साफ हवा में ली सांस। 4 पहिया वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न होने पर आज से कटेंगे चालान, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, हालांकि HSRP और रंगीन स्टीकर के लिए आवेदन की पर्ची दिखाने वालों का चालान नहीं होगा। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, राडार से बच निकलने वाले हिमगिरी का जलावतरण। पत्र ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के इस बयान को भी दिया है कि ये हिमगिरी नौसेना की रक्षा तैयारियों को और मजबूती प्रदान करेगा। और अब कुछ और समाचार। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रोफेसर रोडम नरसिम्हा का देर रात बेंगलुरु के प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। वे 87 वर्ष के थे। प्रोफेसर नरसिम्हा ने नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के निदेशक और बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की इंजीनियरिंग इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। हल्के लड़ाकू विमान जैसे देश में एरोस्पेस कार्यक्रम में योगदान के लिए उन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र सूचना तकनीक उद्योग की सफलता को दोहरा सकता है। प्रधानमंत्री आज गुजरात के कच्छ में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्र ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान के लिए दिशा निर्देश जारी किए। पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। उत्तराखंड में आज से उच्च शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं और रेलवे ने 1,40,000 खाली पदों को भरने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।